राम राम दोस्तों। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जनरलाइज हुक्स लॉ। और उसके अतिरिक्त जो हमने पिछले लेक्चर में इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप देखी थी, मतलब ई, जी और के, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, उसके बीच में जो रिलेशनशिप थी उसका आज हम प्रूफ भी देखेंगे इसी लेक्चर में साथ ही साथ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। अब आप कहेंगे गुरुदेव ये क्या चीज़ है, आपने हुक्स लॉ तो बताया था, लेकिन ये जनरलाइज मतलब क्या हो गया, ठीक है। जनरलाइज मतलब हम हुक्स लॉ का वो रूप देखने जा रहे हैं जो सभी जगह लागू होगा, सत्य होगा। अब सर सभी जगह ये लॉ लागू हो गया तो मतलब क्या पुराना हुक्स लॉ गलत था क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। समझो बात को। मैंने अब तक क्या लिया था, मैंने आपको बताया था मेरा ये एक बार है, इस पर फोर्स पी एक्ट कर रहा है। फोर्स पी एक्ट कर रहा है तो इसके प्रभाव में क्या उत्पन्न होगा? सिग्मा उत्पन्न होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके प्रभाव में थोड़ा सा इसमें क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, लंबाई में इलोंगेशन होगा, वो डेल्टा एल। डेल्टा एल अगर इसकी लंबाई एल है तो डेल्टा एल अपॉन एल नोट को मैंने क्या बोला था, स्ट्रेन, ठीक बात है। वो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है सर। ये कहानी तब सत्य है जब ये स्ट्रेन केवल जो x डायरेक्शन में, सपोज मैं 3 डायरेक्शन बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं x, इसको बोल देता हूँ मैं y और इसको बोल देता हूँ मैं z। अगर केवल डिफॉर्मेशन मेरा केवल और केवल x डायरेक्शन में हो रहा है, एलोंगेशन केवल मेरा x डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं ये इसको डेल्टा एल अपॉन एल को एप्सिलॉन बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा p की जगह इसमें और भी कोई फोर्स काम कर रहा होता, Q, देखो जनरलाइज कैसे हुआ, पहले हमने सिर्फ एक यूनिएक्सियल फोर्स लगा रखा था और उसके कारण हम स्ट्रेन देख रहे थे, लेकिन मेरे पास परिस्थितियां ऐसी भी तो आ सकती हैं। तो उस केस में क्या होगा, मैंने आपको बताया था, इसका अगर एरिया A ओरिजिनल है और शुरुआत में लंबाई L ओरिजिनल है तो बाद में लंबाई बढ़ के क्या हो गई, L, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेन तो क्या आया था, डेल्टा एल अपॉन एल ओरिजिनल। अब देखो अगर मेरी लंबाई बड़ी है तो मेरा एरिया कम होगा, क्यों? क्योंकि मेरा आयतन तो फिक्स रहना है और आयतन क्या होता है, आधार इंटू लंबाई। पहले ए नोट एल नोट था, अब बाद में ए एल है। अगर लंबाई बड़ी है तो मेरे एरिया को कम होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि अगर इस डायरेक्शन में आपके एलोंगेशन हो रहा है तो जो बाकी की जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, अगर ये रोड इस टाइप की होती, अगर ये रोड इस टाइप की होती तो इसकी जो बाकी की साइड्स है, एरिया में परिवर्तन हो रहा है, एरिया छोटा हो रहा है, मतलब वो भुजाएं सिकुड़ रही हैं। वो सिकुड़ रही हैं तो वाई अक्ष में भी तो क्या आया, डिफॉर्मेशन आया। वाई अक्ष की साइड में भी तो चेंजेस हुआ, ठीक है साहब। वाई अक्ष की साइड में चेंजेस सर आपने बताया था हमें म्यू क्या बताया था सर आपने, म्यू बताया था आपने लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सर उससे निकाल लेंगे ना, नल स्ट्रेन, ठीक है। क्या था लॉन्गिट्यूडनल, क्या है हमारी लंबाई के अनुदिश EX, लंबवत क्या होगा, या तो EY होगा, मैं इसको म्यू बोलूँ, या फिर मैं क्या बोलूँ, लंबवत EZ हो और लॉन्गिट्यूडनल क्या है मेरा EX, ठीक है। ठीक है सर, मैं इससे निकाल लूँगा ना EY, इससे EX निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है, EY के पदों में, EY को EX के पदों में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरे पास 2 बल काम करेंगे तो इस बल के कारण इस वाले एरिया में भी तो स्ट्रेस उत्पन्न होगा। अगर मैं उसको सिग्मा वाई बोल दूँ, इसके कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है P अपॉन A, इसको सिग्मा x बोल दूँ, इसको एरिया 1 बोलो, इसको एरिया 2 बोलो, तो Q अपॉन एरिया 2 सिग्मा y बोलूँ, तो अब ये वाला एरिया, ये पुलिंग टाइप का फोर्स है, तो ये वाला एरिया, ये वाली जो भुजा है, कौन सी वाली, ये लंबवत, ये वाली जो भुजा है, अगर इसकी माप b हुआ, स्मॉल b, तो ये इसको खींचना चाहेगा, इसको भी बढ़ाना चाहेगा। अब अगर इस साइड में वृद्धि होगी तो ये क्या करेगा, बाकी की दोनों साइड को छोटा करेगा, क्योंकि आयतन तो मेरा कांस्टेंट रह सकता है। जैसे यहाँ लंबाई में वृद्धि हो रही थी तो बाकी की 2 भुजाएं क्या हो रही थी, सिकुड़ रही थी, एरिया छोटा हो रहा था। वैसे ही अगर ये Q वाला फोर्स इसको ऐसे खींचना चाहेगा तो B के अलावा बाकी की 2 जो साइड है वो सिकुड़ना चाहेगी। मतलब इस केस में मेरे पास जब 2 फोर्स लगेंगे, उस केस में मेरे पास
जो x डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेन केवल और केवल मुझे बल P से नहीं मिलेगा, उस पर बल Q का भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात हम आज इस लेक्चर में देखने जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं। ठीक है, यही हमें बताता है क्या, जनरलाइज हुक्स लॉ। ठीक है, देखो अब ये चीज तो हमने देख ली थी कि म्यू बराबर क्या है, सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड बाई सिग्मा सिग्मा नहीं, म्यू बराबर क्या है, एप्सिलॉन वाई बाई एप्सिलॉन एक्स या एप्सिलॉन जेड अपॉन एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, मतलब लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखो यही मेरी एक्स वाई जेड डायरेक्शन। वापस से आपको एक बात बताता हूं कि अगर मैं P फोर्स लगाता हूं तो एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आएगी मुझे पॉजिटिव, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन कैसा होगा, डेल्टा एल पॉजिटिव। लेकिन एप्सिलॉन वाई आएगा मेरे पास क्या, नेगेटिव। लंबाई में चेंज नेगेटिव होगा, ये छोटी होगी भुजा, और इसमें भी लंबाई में परिवर्तन कैसा आएगा मेरे पास, नेगेटिव, इसकी भी भुजा छोटी होगी। तो माइनस अपॉन प्लस मिलना मुझे माइनस ही है, लेकिन धातुओं के लिए हम म्यू की वैल्यू को पॉजिटिव से दर्शाते हैं, तो हम इसका मोड लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका मोड लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू कंसीडर करूंगा वो पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। ठीक है, इस बात में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक 3D बॉडी लेते हैं, एक 3D एलिमेंट लेते हैं हम। ये मैं एक क्या लेता हूं, मैं एक A भुजा B, ठीक है, ये जो भुजा है मेरी, ये वाली है मेरी C। ठीक है, अब x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है सिग्मा एक्स। मैं सीधा स्ट्रेस लिखता हूँ, तो इधर भी क्या लगेगा मेरा, सिग्मा एक्स। y डायरेक्शन में जो लग रहा है उसकी वैल्यू है सिग्मा y, तो नीचे भी कितना लगेगा, सिग्मा y। और z डायरेक्शन में मतलब इधर जो लग रहा है वो है कितना मेरा, सिग्मा z, तो इधर भी कितना लगेगा, सिग्मा z। अब उसके कारण क्या क्या होगा वो हम देखने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं देखता हूं स्ट्रेन x डायरेक्शन में, स्ट्रेन, फिर मैं देखूंगा y डायरेक्शन में स्ट्रेन, फिर मैं देखूंगा z डायरेक्शन में स्ट्रेन। ठीक है, अभी एक बार के लिए इसको मैं मिटा देता हूं। देखो अगर मेरे पास केवल और केवल x डायरेक्शन में ही सिग्मा लग रहा होता, सिग्मा x लग रहा होता, तो क्या होता, हम जानते हैं क्या, सिग्मा बराबर E एप्सिलॉन। तो यहां से एप्सिलॉन कितना आ जाता, सिग्मा अपॉन E आ जाता। भाई ये तो हुक्स लॉ से हमको पता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कांस्टेंट आता है, इलास्टिक कांस्टेंट E। तो यहां से मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी मिल जाती, सिग्मा x अपॉन E। ठीक बात है, अगर ये x ही लग रहा होता तो एरिया छोटा होता। कैसे होता, इसका फर्क पड़ता, मैंने म्यू बताया था। म्यू क्या होगा मेरा, एप्सिलॉन y अपॉन एप्सिलॉन x और एप्सिलॉन z अपॉन एप्सिलॉन x। ठीक है, तो देखो अब म्यू के कारण ये फर्क पड़ेगा मेरा किस में है, एप्सिलॉन y में। भाई एप्सिलॉन y चाहिए मुझे, इस फोर्स के कारण बाकी की दोनों भुजाएं छोटी होंगी तो मुझे एप्सिलॉन कैसे मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा मुझे एप्सिलॉन y बराबर म्यू इंटू एप्सिलॉन x। क्या, म्यू इंटू एप्सिलॉन x, लेकिन कैसा, नेगेटिव, क्योंकि एक भुजा बढ़ रही है तो y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, भुजा छोटी हो रही है, तो म्यू इंटू एप्सिलॉन x। और एप्सिलॉन x मतलब क्या, एप्सिलॉन x मतलब सिग्मा x अपॉन E। ये कहानी समझ में आई। ठीक है, ऐसे ही z डायरेक्शन में भी कमी होगी, उसको भी मैं लिख देता हूं म्यू इंटू एप्सिलॉन x। और एप्सिलॉन x मतलब क्या, x डायरेक्शन में कितना फोर्स है अपॉन इलास्टिक कांस्टेंट E। ये बात समझ में आई। एक बार के लिए इसे भूल जाओ। अगर ऐसे ही ये x नहीं लग रहा होता,
केवल वाई डायरेक्शन में बल लगता सिग्मा वाई, ये स्ट्रेस लगता सिग्मा वाई, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता, सिग्मा वाई के कारण म्यू क्या हो जाता, अब इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है सिग्मा वाई, अब म्यू क्या हो जाता एप्सिलॉन एक्स अपॉन एप्सिलॉन वाई या एप्सिलॉन जेड अपॉन एप्सिलॉन वाई। इतना समझ में आया। म्यू तो लॉन्गिट्यूडनल तो अब मेरा ये हो गया ना, जिधर फोर्स लग रहा है उधर कितना स्ट्रेन आया, तो लेटरल स्ट्रेन हो गया मेरा एप्सिलॉन और एक्स और एप्सिलॉन जेड। अब देखो जब वाई डायरेक्शन में मेरे केवल सिग्मा वाई लग रहा होता तो इसमें मेरे लंबाई में वृद्धि होती। अब जब मेरी इसकी लंबाई में वृद्धि होती तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना आता, स्ट्रेन आता मेरे वाई डायरेक्शन में कितना, सिग्मा वाई अपॉन ई, हुक्स लॉ से। तो मैं इसको लिख देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। इसको भूल जाओ, ये पहले क्या लिखा वो भूल जाओ, ठीक है ना, एक बार के लिए सिग्मा वाई अपॉन ई। अब ये सिग्मा वाई अपॉन ई मैंने निकाल दिया, लेकिन इस स्ट्रेन का म्यू टाइम्स मुझे क्या चाहिए, ई एक्स चाहिए। तो ई एक्स कितना होगा, सिग्मा वाई का म्यू टाइम्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसके कारण लेटरल स्ट्रेन कितना आएगा, वो वाई को ऊपर ले जाऊं तो एप्सिलॉन एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन वाई, लेकिन कैसा नेगेटिव, कम होगा ना। तो एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा, म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ऐसे ही जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना आएगा, माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ये समझ में आया, ठीक है। इसे भी मिटा दो एक बार। ऐसे ही अगर इसी ब्लॉक पर इधर फोर्स लग रहा होता सिग्मा जेड, इधर फोर्स लग रहा होता सिग्मा जेड, तब जेड डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन होता, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना आता, सीधा सिग्मा जेड अपॉन ई, यही तो आता। और इसके कारण एक्स में और वाई में क्या होती, कमी होती। कितनी कमी होती, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, और इधर भी क्या माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, वैसे ही लिखा है जैसे पहले लिखा था दोनों का, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशन देखो 1 2 3, मतलब सिग्मा एक्स पर मेरे जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है उसका भी प्रभाव है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो टोटल स्ट्रेन आ रहा है उस पर एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसका भी प्रभाव है, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसका भी प्रभाव है, और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसका भी प्रभाव है। तो ये जो इक्वेशनें हैं इनको बोलते हैं जर्नलाइज्ड हुक्स लॉ। अब तक हमने जो देखा था हुक्स लॉ में, हमने केवल एक ही डायरेक्शन में क्या लिया था, फोर्स लिया था, स्ट्रेस लिया था, और उनके बीच ही संबंध देखा था। लेकिन जो प्रैक्टिकल हमारी सिचुएशन होती है उसमें तो तीनों दिशाओं में फोर्स लग सकता है, तो उसके लिए जर्नलाइज्ड हुक्स लॉ।